नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटीवी पर। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों के इंटरव्यू की अगली कड़ी में बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का। इसके पहले ईटीवी पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने अपने विचार रखे थे। आज नंबर है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने चुनाव का ऐलान होने के बाद पहला इंटरव्यू आप ईटीवी को दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आप सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने आपके बहुत भाषण सुने पिछले 12-13 सालों में। आप कभी विरोधियों का नाम नहीं लेते थे, चाहे वो मायावती हों, राजनाथ सिंह हों, वाजपेयी जी हों, लेकिन इस बीच मैं आपको सुन रहा हूँ, आप जितने भी भाषण करते हैं नरेंद्र मोदी से शुरू करते हैं और वो भाषण नरेंद्र मोदी पर ही खत्म करते हैं। तो मुलायम सिंह में इतना बदलाव देखकर तो मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ। मेरे अंदर बदलाव नहीं आया है। ये मोदी जी साहब ने जब बार बार कहा नेताजी जवाब दीजिए, और कई उन्होंने सवाल ऐसे किए, तो मजबूरी थी देश के सामने, क्योंकि उनके दिमाग में ये था गुजरात में सब कुछ हो रहा है और यहाँ यूपी में कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे जवाब देना पड़ा कि मोदी साहब बताइए, क्या मुफ्त पढ़ाई है गुजरात के अंदर? यहाँ मुफ्त पढ़ाई है और अब फैसला कर लिया संपूर्ण पढ़ाई मुफ्त। नहीं, आप ये तो लगता होगा ना कि आप दबाव में रहे, दबाव की वजह से ही आपको मोदी का नाम अपने भाषण में नाम के साथ सम्मिलित करना पड़ा। ये तो आप बहुत दिनों से जानते होंगे कि दबाव में कभी आता नहीं हूँ। पर आप पहले नेताजी नाम नहीं लेते थे। मोदी साहब से बड़े बड़े नेताओं से हमारा टकराव हो चुका है। नहीं, अटल जी से भी हुआ मोदी था। साहब से ज़्यादा हाँ। नाम नहीं लेंगे, आज वो दुनिया में हैं भी नहीं। ऐसे भी नेता हैं बहुत बड़े, उनसे मेरा टकराव हुआ। तो जब टकराव उनसे हुआ है तो मैंने कभी भी उनके अपमान के संबंध में कोई कभी सोचा भी नहीं, ना अपमान किया, लेकिन जवाब दिया तो टू का बेसा। तो मोदी साहब से हम कैसे ऐसा लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर है उसके दबाव में आके आपने अपने भाषणों का कंटेंट ही पूरा बदल दिया। आप अपने भाषण में सिर्फ मोदी का ही जिक्र करते हैं। देखिए, जहाँ तक के सवाल है, यहाँ कोई है ही नहीं। सच्चाई ये है, धीरे धीरे लड़ाई ऐसी, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी साहब ने बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई करा दी थी। कांग्रेस ने घटनाएँ टेक दी थी, कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दे पाया ठीक से, और ये बीएसपी वाले चुप बैठे रहे। अब 3 दिन से केवल मोदी मोदी करने लगे, जब देखा कि अब कोई उसका औचित्य भी नहीं, उसका वो औचित्य भी नहीं रहा तब। तो मोदी साहब ने जब इस तरह के उन्होंने कहा कि नेताजी बताइए कि आज मुकाबला भीड़ का नहीं मैं करना चाहता हूँ, मुकाबला करेंगे विकास का, तब मैंने मोदी साहब का नाम लेना शुरू किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने पहले आपको ट्रैप किया, आपको पर इस तरह ट्रैप किया कि पहले भीड़ जुटा के आपको कहा कि नेताजी आप इतनी भीड़ जुटा के दिखाइए। आप फौरन एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, पार्टी लग गई, सरकार लग गई, और आपने उनसे ज़्यादा भीड़ बड़ी सभा की, उनसे कार्यकर्ता ही लगे, अगर एक तरह से मान लें। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा विकास, तो आप भीड़ छोड़कर विकास। तो ये हम क्यों ना माने कि नरेंद्र मोदी जैसा कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव वही कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं है। जब विकास की बात कर रहे हैं तो मैंने, जब मुझे तो पता है कि जब मैंने पहला सवाल पूछा कि अभी 21 जिलों में शुद्ध पानी पीने का और कैसा भी पानी पीने का इंतजाम आज के दिन तक नहीं है गुजरात के अंदर, और वहाँ पर जो बीमारी हैं उसका कोई सही इलाज नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। जब मैंने ये कहा कि मेरी खबर है ऑन द रिकॉर्ड कि 37% पुरुष बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं बीमारी से, उनके लिए दवा नहीं है, और 50% है महिलाएं और 37% पुरुष, तो दवा तक का इंतजाम नहीं हुआ। 21 जिलों में पानी पीने का अभी इंतजाम नहीं। समुद्र का पानी पी रहे, वो भी इस कारण कि रिलायंस ने समुद्र का पानी इतना बढ़िया बना दिया है, वो पीने लायक कर दिया है। तो 21 जिलों में अभी तक गुजरात में पानी नहीं है। चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा बने, इसका प्रयास हम जरूर करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए। और
इसके अलावा प्रकाश राज जी भी करेंगे। आप एक बात बताइए, हमारी बात हुई मैंने है, कई बार देखा है। देखिए हमारी बात पहले 15 दलों की हुई, वो तो बैठक हो चुकी है, और फिर दोबारा में 4 ने चिट्ठी लिखी, 4 नहीं पर 11 की हुई। तो 11 में ये फैसला किया गया है कि चुनाव के बाद हम बैठेंगे और उस वक्त हम अपना नेता भी चुनेंगे और तीसरे मोर्चे का विधिवत गठन करेंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये तो फैसला हो चुका है, वो तो आपको पता है। पर अभी भी कैप्टन नहीं है आपके तीसरे मोर्चे का, कोई कप्तान नहीं है। एक मतलब जिसको सार्वजनिक तौर पर स्वीकार्यता हो, उसका नाम नहीं, सिर्फ आपका नाम आता है कि मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। पहले से कर ही नहीं सकते। पहले से करेंगे तो कोई बनना चाहता है, कोई दूसरे को पसंद नहीं करता, तो मामला बिगड़ जाएगा और चुनाव के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, सब बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे तो एक रात से पहले भी किया, पहले फिर करेंगे। जयललिता के भी संपर्क में है अभी तीसरे मोर्चे की कवायद में? काफ़ी दिनों से संपर्क नहीं हो पाया। पहले तो हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया था, हमारे और जयललिता जी ने मिल के दौरा किया था, पूरे उत्तर प्रदेश का किया था, कर्नाटक का, बाहर सब जगह किया था हमने और जयललिता जी ने। अच्छा, अगर आप वामपंथियों को साथ लेते हैं तो फिर ममता बनर्जी को उस तीसरे मोर्चे में कैसे ला पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। अलग बात है, चुनाव के बाद वाम पक्षियों से संबंध हमारा हमेशा रहा है और आज भी संबंध है, पर उनका दामन भी कई बार आपने छोड़ा। अब भी संबंध है और ममता जी से भी हमारा संबंध है। तो क्या हम माने कि आपको, अगर आपकी पार्टी ज़्यादा सीट जीत कर आती है तो आप प्रधानमंत्री पद के एक स्वाभाविक दावेदार होंगे? हम कभी दावेदार नहीं बने थे, पहले जब बन भी गए थे तभी दावेदार नहीं थे। मुझे तो बुखार था 102 और मेरी गैर हाजिरी में मुझे प्रधानमंत्री बना दिया था और तय हो गया था कि कल सुबह 8 बजे उठ ही जाएगी। तो लालू प्रसाद जी की कृपा हुई, धोखा दिया आपको, कृपा हुई उनकी, और फिर ऐलान कर दिया कि मैं मुलायम सिंह को नहीं बनने दूंगा। तो मैंने कहाँ कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, एक और प्रश्न ये है कि तीसरा मोर्चे में अगर आवश्यकता पड़ती है, आपने 10 साल यूपीए की सरकार चलवाई कांग्रेस के नेतृत्व में, अगर आवश्यकता पड़ती है, आपने संसद में भी कहा था कि कभी सपोर्ट दे सकते हैं, कभी सपोर्ट ले सकते हैं, आज भी उस बयान पर आप कायम है कि आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस की मदद लेने में आपको कोई परेशानी नहीं? सवाल हमारा लोकसभा मेरा, कभी भी कांग्रेस से अभी तक जो लिखते हैं, मुझे आश्चर्य है, सीनियर पत्रकार भी लिखते हैं, हमारा कांग्रेस का कहाँ गठबंधन हुआ? मैंने राष्ट्रपति 10 साल सरकार चलाई, नहीं, मैंने राष्ट्रपति आप उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मैंने राष्ट्रपति को कहाँ लिख के दिया? सबने लिख के दिया। हर मुद्दे पर आपने यूपीए का साथ दिया। मुद्दे का नहीं, हर मुद्दे पर एफडीआई तक अंतिम दिन हर मुद्दे तक, पे कहाँ दिया है? अंतिम दिन तक एफडीआई तक भी आपने साथ दिया। नहीं, खाद्य सुरक्षा पर तो मैंने विरोध किया। कैसे? 1-2 मुद्दे हो सकते हैं जिस पे विरोध किया, लेकिन जब भी वोटिंग की बारी आई, आप सरकार के साथ ही खड़े रहे नेताजी। सरकार के साथ में नहीं रहा हूँ कभी भी, एक दिन भी बता दो, कार्रवाई देख लो। जहाँ तक मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे हमारे भी हैं या कांग्रेस ने भी मुद्दा वो उठाया तो एक रहेंगे। वो आज कांग्रेस हमारे सारे मुद्दे मान ले तो हम तो उसका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो कांग्रेस से समर्थन लेने में आपको कोई परेशानी है? नहीं, ये तो अभी चुनाव होने दो, चुनाव के नतीजों की तस्वीर क्या आती है ये तो तभी तय कर पाएंगे। नहीं, फिर भी सेकुलर हैं आप भी, वो भी, आपने 2-2 बार उनकी सरकार चलाने में मदद की है, तो एक बार उनसे सपोर्ट ले लेंगे तो कोई परेशानी तो है नहीं आपको? हमने मदद जरूर की, वो इसलिए की है कि बीजेपी का साथ हम नहीं दे सकते थे। वो तो या तो बीजेपी के साथ रहें या कांग्रेस के साथ रहें, और जब बीजेपी सरकार गिरा रही है तो बीजेपी का साथ हम कैसे देते? उस वक्त मैंने कांग्रेस सरकार को बचाया है। वो इसे बचाया है कि हमारा मामला था कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। अच्छा, 2 और इसी से जुड़े हुए प्रश्न हैं कि आप कह रहे हैं कि आप सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं या सरकार के साथ नहीं रहे हैं यूपीए की, लेकिन आपके भाषण जितने उसमें तो कांग्रेस की कहीं आलोचना नहीं दिखती। जितनी मैंने आलोचना की है उतनी बीजेपी ने कभी आलोचना कांग्रेस की नहीं की। कार्रवाई देख लो। जनता के बीच जब आप गए हैं नेताजी, आप नहीं बोल रहे हैं, आप केवल नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। जब सीमा के सवाल को चीन के खिलाफ मैंने उठाया, सिर्फ यही एक मुद्दा है जिसको आप बहुत मजबूती से उठाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा था।
इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। मैंने अरवानी साहब का नाम लिया कि अरवानी साहब बोलिए, नहीं बोले। मैंने सुषमा स्वराज जी का नाम लिया, बोलो, नहीं बोली। अब ये चीन ने जब कैंप लगा दिए हमारी ज़मीन पर आके 19 किलोमीटर अंदर आकर, उस पर तो न तो सुषमा जी बोली अपोजिशन लीडर और न अरवानी साहब बोले। अरवानी साहब का मैंने नाम भी दिया। तो अब सोचिए आप, जहाँ तक देशभक्ति का सवाल था और भाषा नीति का सवाल था, उस मामले में सरकार बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नज़दीकियाँ हैं। न तो वो भाषा का पालन कर पा रहे, भारतीय भाषाओं का नहीं कर पा रहे, और देशभक्ति का मामला था तो वो अलग बात है। लेकिन सीमा के बारे में, देशभक्ति के बारे में, भाषा के बारे में 3 मुद्दों को लेकर के एक बार बहस हो गई थी लोहिया जी के ज़माने में। तो उन्होंने कहा सब मुद्दे छोड़ो, 3 मुद्दे पे हम लोग एक हैं। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उन्होंने माना कि भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं। उन्होंने देशभक्ति के बारे में कहा, उन्होंने चीन की सीमा के बारे, तिब्बत के बारे में कहा। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के निधन के बाद बीजेपी भटक गई। आप प्रधानमंत्री पर या यूपीए सरकार पर इस तरह का दबाव क्यों नहीं बना पाए कि चाइना मामले पर वो अग्रेसिव होकर डिप्लोमेटिक चैनल्स पे आगे बढ़े? नहीं, दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद आपको नहीं पता, मैं उन्होंने 2 मिनिस्टर भेजे और अपना अधिकारी भेजा प्रधानमंत्री। मैंने तीनों मेरे दफ्तर में आए और कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुलायम सिंह को सीमा के बारे में बहुत जानकारी, रक्षा मंत्री रहे, उनसे राय मशवरा कीजिए। उसके बाद हम बैठे, तो हम उनसे बात हुई। सलमान खुर्शीद थे, शामी थे, मेनन थे, 3 आए हमारे दफ्तर में। इसके बाद प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, हम लोग बैठे और जो आज का राष्ट्रपति हैं ये भी बैठे। तब ये तय हुआ कि सीमा के बारे में गंभीरता से बात करेंगे। अच्छा, 10 अब साल वो गंभीरता से कहने वाली बात आपने अपने जीवन में बहुत प्रधानमंत्री अब तक देख लिए, प्रधानमंत्रियों के साथ उनके कार्यशैली भी देखी, संसद में भी उनका काम धाम देखा। मनमोहन सिंह को आप कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल था, मनमोहन सिंह जी का एक शरीफ ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ये सच है। लेकिन सच ये है कि वो अपने मन से निर्णय नहीं ले सकते थे कोई भी। तो क्या कोई रिमोट से रिमोट तो थे। कौन? आप ये क्या, ये बताने का रास्ता क्या है? कौन चला? आप तो जानते हो। आप बता दीजिए। अरे आप तो जानते हैं, आप तो जानते हो कौन है। क्या मनमोहन सिंह एक रिमोट चलित प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे? प्रधानमंत्री को अगर व्यक्ति फ्री हैंड छोड़ दिया जाता तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। अच्छा, राजनीति में क्या इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि आपकी जवाबदेही कुछ नहीं लेकिन सरकार आपके नियंत्रण में है? तो जवाबदेही है वो इसलिए कि उन्हें रखा गया कि आपको रहना है प्रधानमंत्री पर, पता रही। क्या सोनिया राहुल ने रिमोट से सरकार चलाई? अब जिन्होंने चलाई तो आप जानते हो, मुझे नाम लेने की आवश्यकता है। क्या वो यही वजह है कि पूरे देश में आज नहीं, प्रधानमंत्री जी को कोई भी फ्रीडम नहीं थी डिसीजन लेने की। आप 10 साल में क्या अनुभव का कोई मुझे बताइए दर्शकों को कि क्या अनुभव ऐसा रहा जिससे आपको ये लगा कि उनको निर्णय लेने की आज़ादी नहीं? अनुभव नहीं होगा, इतने दिन साथ क्या साथ जैसे कुछ बताइए। इतने दिन साथ साथ रहे, प्रधानमंत्री जी से भी बात होती थी, वो तो मिलते भी थे, और सोनिया जी से भी बात होती थी, और भी उनके नेताओं से बात होती थी। निर्णय क्या 10 जनपद तो पर होते थे? में क्या पता नहीं, निर्णय 10 जनपद पर होते थे? निर्णय 10 जनपद पर होते थे सोनिया गांधी के आवास पर? निर्णय तो होते हैं ऑफिस में, जो कुछ होते हैं किसी घर पर नहीं होते हैं, ऑफिस में होते हैं। अधिकारी भी बैठते हैं, कुछ मंत्री भी बैठते हैं, एक किचन कैबिनेट होती वो भी बैठते हैं, लेकिन निर्देश कहीं से आ जाता है। यही बात अखिलेश यादव के लिए लोग आपके लिए भी कहते हैं। ये तो 100% झूठ बोलने वाले लोग हैं कि 5 विक्रमादित्य मार्ग से 5 कालिदास मार्ग तक संदेश जाता है और फैसले बदल जाते हैं। ये 100% झूठ बोलने वाले लोग कहते होंगे। पूरी फ्रीडम है अखिलेश को। जहाँ तक नीतियों का सवाल है, यही बात तो सोनिया भी कहती तो ये तो नीतियों का सवाल है, तो ऐसा जोड़ोगे उनसे हमें एक साथ जोड़ोगे क्या? वे फ्री हैंड कर दें, छोड़ेंगे किसी को? क्या किसी ने छोड़ा है?
आज़ादी के बाद जब तक कांग्रेस के लीडर रहे कभी नहीं छोड़ा किसी को भी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल दे दो कि अखिलेश को ऐसे काम के लिए मजबूर किया हो या मैंने कोई सिफारिश की हो। अगर नीतियों का सवाल है तो नीति तो पार्टी तय करती है, तो मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ क्या? अगर वो हमारा लड़का है, ये मान लिया मुख्यमंत्री है, तो मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ। पार्टी की नीतियाँ जो हैं, पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, उसके अनुसार तो विचलित कहीं हो सकते हैं, तो शायद कहना पड़ जाए पहले तो वो कर ही रहे पूरा का पूरा। मैं अखिलेश पर दोबारा आऊँगा। एक और प्रश्न है जो जनता के मन में बहुत दिनों से है, वो आपसे पूछना, आपने जवाब भी कई बार दिया, लेकिन आज बहुत स्पष्ट सवाल है। रायबरेली अमेठी, मैनपुरी कन्नौज, आपने भी प्रत्याशी नहीं दिए, कांग्रेस ने भी नहीं दिए, तो हम इस बात को क्यों न माने कि आप और कांग्रेस मिले हुए हैं चुनाव में और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? आज तक इस संबंध में हमारी या कांग्रेस के नेता से या सोनिया जी से बात नहीं हुई कि हम ये सीट छोड़ रहे, आप ये सीट छोड़ो। न मैंने कभी कहा न उन्होंने कहा। मैं इस राय का जरूर है, हमेशा रहे, अगर कोई बड़ा नेता है और वो देश के लिए कुछ काम कर सकता है तो उसके खिलाफ नहीं लड़ते लोग। अब उन्होंने अगर शुरुआत की, उन्होंने ये आप कहते हैं, आप इसको राजनीतिक शिष्टाचार कहते हैं। नहीं, आप सीनियर पत्रकार हैं, शुरुआत किसने की? हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाया तो सबसे पहले फैसला किसने लिया? कांग्रेस ने। आप वो दिन क्यों भूल जाते हैं जब आपकी बहू के खिलाफ राज बब्बर को उतारा कांग्रेस ने? आप असली बात जो पूछी उसको तो सच बताना चाहिए। आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो देश तो जाना है। सबसे पहले सोनिया जी ने मेरे खिलाफ या कांग्रेस ने मेरे खिलाफ उम्मीदवार नहीं लड़ाया। जब नहीं लड़ाया तो मैंने सोनिया जी के खिलाफ नहीं लड़ाया। फिर जब डिम्पल लड़ी तो सबसे पहले घोषणा की कांग्रेस ने कि हम कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर तो कई दिन उन्होंने कर दी, बात अलग है, ना पूरी हो गई। तो उन्होंने जब शुरुआत की तो मैंने भी नहीं राहुल के खिलाफ लड़ाया। ये भी नैतिकता का, ये भी तो है। ये राजनीतिक नैतिकता और शिष्टाचार है, जनता भी जानती। एक और चीज़ मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, इस विषय से हटकर बात करते हैं, कि आप चुनाव आयोग पर बहुत आक्रामक हैं आजम के मुद्दे पर। फिर कई आपने चुनाव आयोग से माफ़ी तक मांगने की बात कही। क्या आपको लगता है कि किसी संवैधानिक संस्था जो देश में ठीक से इलेक्शन करा रही हो? मैंने कब माफ़ी मांगने की बात? आपके लोग, आपने कई बार कहा कि सफाई में ही आपने स्टेटमेंट दिया कि चुनाव आयोग को माफ़ी मांगनी चाहिए। आयोग को मांगनी चाहिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्यों नहीं मांगना चाहिए? आयोग के संविधान से ऊपर है, संविधान से ऊपर है आयोग। पर आयोग ने तो ये पाया ना कि आजम खान प्रथम दृष्टया ऐसा बोल रहे थे। आजम साहब ने कोई ऐसा काम क्या गलत किया? अगर ये कहते हैं कि लड़ाई में युद्ध जो हुआ है मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्या नहीं रही है? अब्दुल हमीद को क्यों आप यहाँ वो स्टेचू लगाए? फूल माला क्यों चाहते हो? चुनाव सुन लीजिए बात। चुनाव के दौरान मेरा एक सवाल सुन लीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते सवाल। बताइए। ये गंभीर सवाल है, देश का सवाल है। जब अब्दुल हमीद ने जब देखा कि वो ऐसा बम था, अगर पाकिस्तान का वो बम चल जाता टैंकर में, नहीं नष्ट करता, तो हमारी फौज बहुत मारी जाती। तो उसने अपने को समझा कि मुझे जान देनी पड़ेगी फौज को बचाने के लिए, तो बम लेकर के उसे कूद पड़ा और बम विस्फोट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अगर क्या से नहीं जाता है अब्दुल हमीद को? कौन नहीं मानता है? आप नहीं मानते? तो क्या चुनाव के दौरान पूरा देश मानता? नहीं, आप मुझे बताइए कि चुनाव के दौरान इस तरह की तकरीर करना कि कारगिल की चोटियों में ये मुस्लिम शहीद हुए थे, तो क्या ये चुनाव के दौरान ये बात कहना उचित है? और भी कोई अवसर हो सकता है? मुसलमानों पर अविश्वास करने वाले लोग हैं। अवसर तो कोई और भी हो सकता है। मुसलमानों पर अविश्वास करने वाले लोग हैं तो हम तो 20 बार जवाब देंगे और कहेंगे, हम कहेंगे 20 बार। आजम छोड़िए, आयोग ने तो आपकी नहीं सुनी। आजम, ये क्या वजह है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझ पर जवाब नहीं मांगा जा रहा है, और आजम बोलने तो जवाब मांगा जा रहा है? ये न्याय है क्या? मैं आजम से मैं ज़्यादा बोला हूँ अब्दुल हमीद के बारे में, मुसलमानों के बारे में। क्या दस्तकारी 80% मुसलमानों के हाथ में नहीं है? मैं रोज़ बोल रहा हूँ। आपका कपड़ा किसने सिया? बता दो आप ही। आप बढ़िया बाल किससे कटवाते हो?
बताइए आप। तो 80% ये बढ़िया वो बनाए, मिसाइल बढ़िया वो देश के लिए रक्षा करे, आपका चूड़ी का काम वो पर करे, लोग तो ऐसा कह रहे चूड़ी हैं ना वो कि बनाए। चुनावी फायदे के लिए आप मुसलमानों का आप इस्तेमाल बताइए, करते हैं। चिकन वो बनाए, उसमें पहने फिर नहीं, रहे। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे नहीं, हैं बात ना। पूरी सुन लीजिए पहले। आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेताजी। बात पूरी देश तो जाने, चिकन कौन बढ़िया बनाता है याद रखूँगा। जो अंग्रेज के ज़माने में चिकन पहनना शुरू कर दिया पूरा इंग्लैंड ने और मर्द सब बच्चों ने, तो उसके मैनचेस्टर के कारखाने बंद होने लगे। कानून बनाया अंग्रेज ने, नहीं बनाया कि हिंदुस्तान की बनी हुई चिकन नहीं पहन सकते इंग्लैंड के लोग। बनारसी साड़ी पहनेंगे, बनारसी साड़ी बढ़िया बना के पहनाएंगे सब बहू बेटियों को और गाली देंगे मुसलमानों को। अच्छा एक बात बताइए कि तो आज हमने क्या आइन चुनाव के मैं पहले आज हमने जो कहा है मैं 100% उससे सहमत हूँ। थोड़ी शर्मिंदगी तो पार्टी के लिए हुई कि उनके नेता को बैन कर दिया गया, प्रचार में ही नहीं जा सकते। बैन क्या कर दिया, बैन तो उसको लाभ तो आप होगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? पार्टी को तो लाभ आप हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। पार्टी तो लाभ हुआ, सबको जाना था, बिल्कुल जाना था, और सुप्रीम कोर्ट पक्ष में बोलता आजम साहब के, इसमें कुछ ही बात। अच्छा एक और विषय पर अगर आते ये हैं। कह दें कि मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है लड़ाई में, मैं कह रहा हूँ अब्दुल हमीद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको तो आयोग कई नोटिस दे रहा है, एक दे भी चुका है। एक और नोट मिलेगा कर क्या लिया, नोट मिलेगा क्या किया, आप चुनाव भी तो आप चुनौती दे रहे संविधान से हैं बंधा हुआ है। आयोग को, आप चुनौती दे रहे हैं। का चुनाव संविधान के चुनाव संविधान के खिलाफ जाएगा। वो भाषण हमें लिख के दे दे तो ही बोलेंगे, फिर तो ये करना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो चुनाव आयोग भाषण लिख के दे सब पार्टियों को, तुम्हारी पार्टी बेकार है, तुम्हारा संविधान बेकार है, तुम्हारी पार्टी इस आधार पर बनाई वो बेकार है। फिर तो ऐसा होना क्या चाहेंगे आप कि चुनाव आयोग हमें लिख के दिया करे कि ये भाषण देना है, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, सबको दे। एक और बड़ा विवादित मजाक बना रखा। एक और बड़ा क्या बात कर रहे हैं आप जैसे सीनियर पत्रकार, एक और बड़ा मजाक बना रखा चुनाव आयोग ने। नहीं, एक और बड़ा विवादित मसला है और आपसे इस विषय पर बहुत बात भी हो चुकी, कई लोग भी पूछ चुके होंगे। ये आपका पहला इंटरव्यू है नेताजी। दो ऐसे स्टेटमेंट आपके आए जिससे पूरे देश में बहुत अजीब सा विवाद खड़ा हो गया। आपने रेप वाले मामले पर जो बयान दिया उसको लेकर देश में आपकी बहुत चारों तरफ बड़ी निंदा भी हुई। दूसरा आपका बयान उसी में आया कि दहेज एक्ट को लेकर भी आपने विवादित बात कही और कहा इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो आजकल आप ये नाराज़गी महिलाओं से क्यों है आपकी? ऐसा है, जो आलोचना मेरी कर रहे हैं वो नादान लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ। आप बताइए कि रेप करने वाले 30 सगे भाई, इस कमरे में 3 भाई खड़े हो जाएं और किसी महिला के साथ एक एक करके रेप करेंगे? आपके दिमाग में हो तो, मेरे दिमाग में नहीं करेंगे। ऐसी रिपोर्टें लिखी नहीं गई क्या? तो मैंने कहा झूठ रिपोर्ट लिखने वाले के खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। नहीं, जो सही रिपोर्ट लिखे उस पर सख्त कार्रवाई। बात तो कानून भी आपने कहता है। पूरा नहीं ये पढ़ा, कानून भी कहता है इसके बारे में पूरा नहीं पढ़ा आपने। मैंने कहा कि जो सही रिपोर्ट लिखी जाए उस पर सख्त कार्रवाई हो और झूठी रिपोर्ट लिखने वालों पर भी सजा का प्रावधान हो। आपने कहा कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, हमें आज भी पक्ष में। क्यों? हिंदू दुनिया में 25 किसी की जिंदगी तबाह करने के बाद आप कैसा बयान दे रहे हैं नेताजी? आप जैसे विद्वान पत्रकार को पता है क्या 25 देश रह गए दुनिया में, लगभग दूसरे देश है ना 180-90 तो हैं ही। 25 देशों में फांसी दी जा रही, बाकी बंद कर दी। आप आजीवन कारावास काफ़ी है। मैं फांसी के पक्ष में आज भी नहीं हूँ और झूठी रिपोर्ट लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मैं पक्ष में हूँ। ये तो कानून भी कहता है कि 10 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। ना, ये तो कानून भी कहता है। 10 नहीं, नेचुरल जस्टिस है कि 100 मुजरिम हैं और 100 में 99 सही हैं, एक झूठ है,
तो वो झूठ को छोड़ने से 99 छोड़ना पड़े तो छोड़े जाएं। यही तो कानून में कहता तो है ये ना। नेचुरल कानून जस्टिस है। अगर झूठी एफआईआर है तो कानून अपना काम करेगा। तो ये नेचुरल जस्टिस लेकिन है। गैंग रेप के मामलों में ऐसा बयान आपका देना कि फांसी की सजा गलत है। फांसी की सज़ा के बारे में मैं पक्ष में नहीं हूँ। देश कभी सोचेगा, हिंदुस्तान भी, और चर्चा तो है, बहस तो चल रही कि फांसी न दी आपके जाए। बयान से महिलाएं बहुत नाराज हैं, आपको पता है? हम्म? आपके बयान से महिलाएं बहुत नाराज हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। कैसे? जाके वोट देंगी। कल देखना, कल देखना लाइन में कैसे देती वो वोट। कल पता चल जाएगा, लाइन में खड़े हो जाना, कहीं जाके महिला किसको वोट दे रही। बहुमत में समाजवादी पार्टी को देंगी। आप पर दबाव है कि आप वो बयान वापस लें? नहीं, किसी को दबाव हुआ तो अभी मैं नहीं वापस ले सकता हूँ। मैंने सही बात कही, मैं गलत होती है तो वापस ले लेता। जहाँ मैं गलती करता हूँ स्वीकार करता हूँ। इसमें कोई गलती कई है? बार मैं गलती को स्वीकार कर इस चुका बयान में हूँ। कोई गलती है? अपने पॉलिटिकल जीवन में 2-3 बार गलती जो मैंने की कुछ, तो मैंने स्वीकार की। और गलती बड़े दिल वाला ही कर सकता है स्वीकार, तो आप मान लीजिए तंग ना, दिल वाला नहीं आप करता मान है। लीजिए कि गलती से ये बयान निकल गया। मेरा कौन सा, मैंने अभी तक बयान कर दिया ही नहीं। गैंग रेप के दोषियों को फांसी नहीं होनी चाहिए, आपका बयान है, क्या वापस ये लेना मेरी राय चाहेंगे? है, लेना चाहेंगे ये बयान मेरी वापस? राय है। मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे कि मैं इस पे विचार करना चाहिए। देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि फांसी की सज़ा के बजाय आजीवन कारावास आपको लगता काफ़ी नहीं है। कि आप बढ़ावा दे रहे हैं? मैंने सिर्फ ये कहा कि झूठी खबर लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और सही रिपोर्ट पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यही तो है, सब पढ़ लो अखबारों में। अच्छा, इस मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। आप 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी और आजमगढ़। मैनपुरी आपकी बहुत घरेलू सीट है, आजमगढ़ आप पहली बार जा रहे हैं। कौन सी सीट आप रखना चाहेंगे? ये तो बाद में पार्टी तय करेगी। अच्छी बात है कि आपकी राय है कि दोनों जगह हम जीत जाएंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद पार्टी तय करेगी। अच्छा, आपकी पार्टी के भीतर कई बार चर्चा हुई कि आप आजमगढ़ सीट अगर छोड़ेंगे तो प्रतीक चुनाव लड़ेंगे। ये सब झूठ अब जाने क्यों प्रचार होता है। ये भी कहीं भी इसमें जो आप बता रहे लेस बात भी सच्चाई नहीं। प्रतीक को राजनीति में नहीं आना चाहिए? ये तो उस पर निर्भर करेगा। अभी तो बच्चा है, वो तो निर्भर उस पर करेगा, क्या राजनीति करेगा, क्या अपना बिजनेस करेगा, काम करेगा, क्या करेगा। अच्छा, मैंने कई बार आपको सुना, आपने सार्वजनिक मंचों पर भी अखिलेश यादव सरकार के मंत्रियों पर, अखिलेश यादव की सरकार पर सार्वजनिक टिप्पणी की, हिदायत दी, कई बार नसीहत दी और कई बार डांटा भी। आपको लगता है कि ये सही है? आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार ने आपकी जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक उतना बेहतर काम नहीं किया जितना आपने अपेक्षा की थी? नहीं, अब तो पूरा काम कर रहा है। शुरू की बात है ये तो शुरू की बात है। और क्या हमारा मिनिस्टर गलती करेगा तो हम कह नहीं पाएंगे? तो हम अध्यक्ष कहे कि पार्टी में अध्यक्ष हटा दो। फिर तो अध्यक्ष पार्टी बड़ी है कि सरकार बनाती है? सबसे बड़ी चूक क्या पार्टी है? सरकार बनाती है कि सरकार पार्टी बनाती है? अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आप क्या मानते हैं? क्या है गड़बड़ी, क्या अब कोई नाकाम है। थोड़ा सा इतना जरूर है कि सिधाई ज़्यादा है, प्रशासक को थोड़ा सा सख्ती की ज़रूरत है? सख्ती। अच्छा, चुनाव के बाद ये 2014 में चुनाव खत्म हो जाएंगे, 16 मई को काउंटिंग हो जाएगी, अखिलेश यादव का क्या रोल रहेगा? ये तो बहुत मेहनत कर रहा, चुनाव मेहनत कर रहा। उनका रोल क्या होगा ये चुनाव के बाद, ये जो तो पार्लियामेंट? मुख्यमंत्री यही रोल क्या हुआ? आप फ्री हैंड और देंगे उनको? फ्री हैंड तो है पूरा। आप पूछिए उसको अभी जाकर, तो फ्री हैंड है। आपको लगता है कि 2 साल में आपके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आपसे जनता नाराज नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? हम तो कोई नाम होता ही नहीं हमारा, तो हमें तो नहीं, 2012 में तो जनता ने आपके नाम पर वोट दिया था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जनता की अपेक्षा थी, वो 8-10 दिन रही बात, फिर नहीं रही। 8-10 दिन 15 दिन जनता की राय यही थी कि 2 साल तक कम से कम नेताजी को रहना चाहिए मुख्यमंत्री, और ये चुनाव पार्लियामेंट के जब हो जाए तब अखिलेश को बना दें। ये राय दी थी, हम गलत बात नहीं, राय दी थी। मैंने कही ऐसा मत कही, दुविधा मत रखी। मैंने कही दुविधा बात तो खुली जाएगी, तो दुविधा होगी, इसे बनने दो।
तो सहमत हो गए, बना दिए। अच्छा, ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि अगर आपकी उम्मीदों के हिसाब से सीट नहीं आती हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो अखिलेश को हटाकर आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? सवाल वो उनकी पता नहीं कैसे कहते, उन्हें गलत रिपोर्ट के लिए तो होगा। आपको लगता है कि अगर आप एक बार मुख्यमंत्री और बने तो चीज़ों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं? अब मुख्यमंत्री बनने का समय रहा नहीं मेरा, न मेरी इच्छा रही और न बनना चाहता हूँ। क्या मैं भविष्य के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ? ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो जब तय हो चुका है, तय हो चुका है कि मीटिंग बैठेगी, तो जो हम लोगों का मोर्चा बना है, मोर्चा पर सब रहेगा। इसकी कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे। थर्ड मोर्चा जो थर्ड फ्रंट है वो मजबूत रहे, वही काम मैं करूँगा। मैंने इस बीच आपके भाषण सुने, आपने उसमें कई बार कहा कि अखिलेश को तो सीएम बना दिया, मुझे भी कुछ बनाओगे। और कल आपने आजमगढ़ में बहुत भावुक बयान दिया सरकार कि किंग बना दो, नहीं तो किंग मेकर ही बना दो। इसका क्या मतलब है? नहीं, ये तो नहीं कहा किंग बना दो या किंग ये मेकर ही बना नहीं दो। कहा कि कम से कम मुझे इतनी ताकत दो जिससे हमारे बिना वहाँ सरकार न बने, समाजवादी पार्टी की राय से ही सरकार बने। अच्छा, मोदी से बेहतर सरकार चला पाएंगे आप देश की? मोदी तो बहुत दावे कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने अच्छा मैनिफेस्टो दिया है। अभी तो मैनिफेस्टो तो वो हमारी नकल करेंगे तब भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप अच्छी सरकार चला सकते हैं मोदी से बेहतर? क्या मैं रक्षा मंत्री कैसा नाकाबिल था जो आज भी नाम दिया जा रहा है? मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहता हूँ। बाकायदा रक्षा मंत्री का मैंने बहुत आलोचना की सदन के अंदर। फिर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। देश में जब रक्षा मंत्री ने जवाब दिया तो मेरी आलोचना नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मुलायम सिंह ने रक्षा मंत्री होकर कुछ बहुत अच्छे काम किए। पर जैसे ही प्रधानमंत्री पद का नाम आता है आप पीछे हट जाते हैं। कौन? आप। अब जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप पीछे हट जा रहे हैं। नहीं, जब आपको मानने में क्या गुरेज है? जब बीजेपी ने कहा कि मोदी हमारे पीएम प्रत्याशी हैं, देखिए जब ये सच्चाई यूपीए से राहुल गांधी हैं, ये सही है तो कि तीसरे मोर्चे से मुलायम सिंह यादव अरे हो चुका है, क्यों नहीं प्रत्याशी हैं आप पीएम ये के? घटना हो चुकी, प्रधानमंत्री बन गई, सब सहमति से तय हो गया कि सवेरे 8 बजे वोट होनी है। इस बार का बताइए, वो तो फिर इतिहास बाद हो में गया, मामला बिगड़ गया। ये तो इतिहास। तो मैंने तो बुरा माना नहीं, मैंने बुरा माना क्या मैं निराश हुआ हूँ? और कितनी भीड़ थी हमारे घर पर, सारी दुनिया की पैसे घर पर थी, 250-300। अच्छा, दुख तो होता होगा ना उस वो हमें दुख भी नहीं हुआ, नहीं करे दुख, नहीं दुख। आप बार बार। फिर उसके बाद और बड़ा काम हुआ, वो तो अब है नहीं जिंदा क्या। फिर उन्होंने मेरे पीछे फैसला कर लिया, ज्योति बाबू ने और फारूक अब्दुल्ला ने, कई लोगों ने, मेरे को प्रधानमंत्री बन गए तब ऐसा करिए, कल ओथ रही है तो डिप्टी ट्रांसफर बना दो। तो हो गया तय, हमें कोई पता नहीं। आपको लगता है आपके साथ विश्वासघात किया गया? हमें कोई पता नहीं। धोखा तो दिया ना आपको इन लोगों ने? हमें कोई पता नहीं, धोखा हमें नहीं दिया। जिन्होंने ऐसा किया वो धोखा खा रहे हैं। धोखा जो देता है वो धोखा खाता है। जिसने किया होगा वो धोखा खा गया। खा गया धोखा? हाँ, आधार खत्म हो गया। अब सोचिए क्या करवाना। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं देखिए फिर लौट के उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि तीसरे मोर्चे से अगर आज अभी भी वक्त नहीं बीता है, अभी 4 फेज के इलेक्शन बाकी है, अगर आप तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार। मोदी नहीं, मैं मोदी पर तो बात कर ही रहा हूँ ना आपसे, मोदी पर तो बात कर ही रहा हूँ आपसे। मोदी वाली बात आप बताइए, जाते हो। आप कहिए कि आप मोदी से बेहतर सरकार चला पाएंगे? मोदी साहब, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है भाई। मोदी साहब से हट के आप इधर आ जाते हो। मोदी साहब की शुरुआत की आपने और आप यहाँ आ गए। मैंने सोचा मोदी साहब के बारे में सब पूछेंगे। पर आप ये बताओ ना, आपको ये मानने में क्या तकलीफ महसूस होती है कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं? आप हैं, आप मानिए। नहीं, देखिए बहुत लोग बन गए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और डिक्लेयर भी कर दी कि मैं प्रधानमंत्री अच्छा बन सकता हूँ, सब कह गए। तो हमें कोई जरूरत इसकी नहीं है। अच्छा, 2 छोटे सवाल। कितनी सीटें जीत कर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री थे 36 और 3 बाद में 39 सीटें लेकर आए थे। अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो माहौल 2 हफ्ते से बना है
उसको देखते हुए काफ़ी खूब कम्युनल माहौल तो बनी गया। नहीं माहौल बनेगा। 2 हफ्ते के बाद माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत सीट कितनी सीटें ज़्यादा आएंगी। कितनी अब ये तो नहीं हम कह अनुमान, सकते। आपका अनुमान तो पहले जो आई थी एक बार ज़्यादा 39 आई थी, आई, उससे ज़्यादा आएंगी, 40+। उससे ज़्यादा आएंगी। बीजेपी कितनी ऐसे ही आकलन बता लड़ाई तो देखो सीधी, हम हमेशा सच बात कहते हैं, लड़ाई हो गई समाजवादी और बीजेपी। आप बीएसपी को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे वो हैं? तो रही है नहीं लड़ाई में कहीं। उन्होंने तो आपसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो 19। इससे वो सब उतार दे तो सभी उतार देती 80 के 80, तो बहुत ज़्यादा मिल जाता क्या। ये कहती ना मुस्लिम उनके साथ भी ज़्यादा हैं। अब जो होंगे उनके सारा पता चल जाएगा। अखिलेश को 10 में कितने नंबर दे रहे हैं? वो आप दीजिए। नहीं, पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। नहीं आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने स्वयं मैं कहा राष्ट्रीय कि मैं अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, हूँ, लेकिन नीतियाँ लागू करूँगा। वो नंबर जनता देगी, आप देंगे। नहीं, फिर भी आप तो सोचते हम ही कैसे नहीं दे हैं। सकते हैं? हम और क्यों दे सकते हैं? अखिलेश ने मुझे इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने 3 वादे किए। मुझे इंटरव्यू जो दिया कि चुनाव के बाद वो बहुत सख्ती से सरकार चलाएंगे और सख्त फैसले करेंगे। आप क्या नसीहत देना चाहेंगे अखिलेश को? मैं तो कह रहा आज ही से अखिलेश भी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, इसलिए आज आप अखिलेश से कहिए, जनता की मौजूदगी में कहिए। वोट मांगने आप जनता के बीच अब गए वो थे। उन्होंने कहा है तो अब 10 दिन रह गए हैं। अब 10 दिन या 15 दिन रह गए। 7 तारीख को, 12 तारीख को, 10 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। 17 दिन बाद पूछिए अखिलेश को कि आपने जो कहा था उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे, वो आप देखें। तो वो हम और आप मूल्यांकन करेंगे उनका। हम और आप करेंगे। हाँ, करने बहुत बहुत धन्यवाद मुलायम सिंह जी हमसे बात करने के लिए, और सभी विषयों पर आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये मान कर चलते हैं कि आप तीसरे मोर्चा के प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने बहुत बेबाक राय रखी है। हम ये मान कर चल रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के गठन की अगर कभी भी कोई संभावना या परिकल्पना होती है तो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ईटीवी पर ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू कैसा लगा, इनसे और आपके क्या सवालात हो सकते हैं, क्या सुझाव हैं, और मुलायम सिंह यादव से आपकी शिकायत क्या है, हमको ज़रूर ईमेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।